एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेकर के मैं हाजिर हूँ डेली करंट अफेयर्स का ये वीडियो। दोस्तों आज है 19 जनवरी और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में और उन क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस वीडियो के दौरान हम उनको डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कोट ऑफ द डे। जी हाँ, तो आज का कोट है या फिर यूं कहें कि आज का मोटिवेशनल कोटेशन है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। यानी कि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसका प्रयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं या फिर जिसके माध्यम से आप दुनिया को बदल सकते हैं। ठीक है, इसी सोच के साथ चलिए बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो और लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दूर संचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद ने किसको नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक है, क्या कह रहा है, दूर संचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद ने किसको नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। तो इसने नया अध्यक्ष चुना है संदीप अग्रवाल। ठीक है, संदीप अग्रवाल को इसका अध्यक्ष चुना गया है, ऑप्शन बी आपका सही होगा। इन्होंने स्थान लिया है श्यामल घोष जी का। ठीक है ना। हाँ, ये जो आपका टीईपीसी है, जिसका मैंने फुल फॉर्म आपको अभी बताया, टीईपीसी है, यह एक स्वतंत्र निकाय है जो भारत सरकार द्वारा दूर संचार उपकरणों और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए स्थापित किया गया है। ठीक है, इसके अगर आपको इसका फुल फॉर्म पता है तो उसी से आप इसका मतलब निकाल सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूं, टीईपीसी का फुल फॉर्म टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है देश की राजधानी नई दिल्ली में। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में किस निशानेबाज ने राष्ट्रीय निशानेबाजी ट्रायल्स में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल का खिताब जीता। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड को आपको ध्यान देना है, ट्रायल्स में। ठीक है, तो राष्ट्रीय निशानेबाजी ट्रायल्स में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल का खिताब जीता है मेरठ के सौरभ चौधरी ने। जी हाँ, इनका संबंध है उत्तर प्रदेश के मेरठ से, ऑप्शन सी आपका सही होगा। ये जो मैंने बताया कि ये किस शहर से या किस राज्य से संबंधित है, तो यह बहुत पूछा जाता है, ये यूपी स्पेशल का भी आपका क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि इनका संबंध है यूपी के मेरठ से। किसका, सौरभ चौधरी ने तो यह खिताब जीता है। पहले स्थान पर सौरभ चौधरी रहे, आपका ऑप्शन सी आपका सही होगा। बाकी जो दो ऑप्शन है, अमनप्रीत सिंह ये दूसरे स्थान पर रहे और शिव नरवाल ये आपके तीसरे स्थान पर रहे। किसमें, निशानेबाजी राष्ट्रीय चैंपियनशिप के ट्रायल्स में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन में। हाल ही में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किस संगीतकार का निधन हो गया। ये जो संगीतकार हैं, इन्होंने बहुत से संगीतज्ञ को यानी कि गायकों को, सिंगर्स को इन्होंने सिखाया है, यानी कि ये गुरु रहे हैं बहुत से सिंगर्स के। जैसे कि आपके फेमस हैं सोनू निगम हैं, ए आर रहमान हैं, ठीक है, लता मंगेशकर जी हैं। इनसे ही इन्होंने लता मंगेशकर जी ने भी इनसे कुछ दिनों के लिए शिक्षा ली थी। ठीक है, हाँ, तो इन सभी को इन्होंने ट्रेंड किया है, शिक्षा दी है संगीत की। तो इनका नाम है उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान। उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान, ऑप्शन ए आपका सही होगा। जब इनका निधन हुआ तो ये 89 ईयर के थे। इनको 1991 में पद्म श्री, 2006 में पद्म भूषण और 2018 में पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया, यानी कि तीनों पद्म पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। ठीक है, इनका संबंध किस राज्य से था, तो इनका संबंध उत्तर प्रदेश के बदायूं से था। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य के बदायूं डिस्ट्रिक्ट से था। इन्हें जूनियर तानसेन के नाम से भी जाना जाता था, जूनियर तानसेन के नाम से इनको बुलाया जाता था। ठीक है, तो याद रखें क्या नाम, उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान। चलिए, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। चौथा क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में पहले राज्य स्तरीय पक्षी उत्सव कलरव, क्या नाम है पक्षी उत्सव का, कलरव का आयोजन किस राज्य में किया गया। तो इस उत्सव का आयोजन बिहार राज्य में किया गया, ऑप्शन बी आपका सही होगा। बिहार के जमुई जिले में, कौन सा जिला है, जमुई जिले में नागी नकटी, देखिए मैं लिख के दिखा देता हूं आपको, नागी और नकटी। ठीक है, नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में पहले राज्य स्तरीय पक्षी उत्सव का आयोजन किया गया। ठीक है, तो ये नागी और नकटी क्या हैं, ये अलग अलग दो अभ्यारण्य हैं। ठीक है, लेकिन ये आसपास होने की वजह से इनको एक ही अभ्यारण्य के तौर पर कभी कभी
उच्चारित कर दिया जाता है, संबोधित कर दिया जाता है। ठीक है, तो कौन से हैं? एक तो आपका 2 से 3 क्वेश्चन इससे क्लियर हो गए। क्या? कि बिहार के किस जिले में हुआ? तो जमुई जिले में हुआ। दूसरा, इसका नाम क्या है पक्षी महोत्सव का? तो कलरव है। और किस अभ्यारण्य में किया जा रहा है? तो नागी और नकटी अभ्यारण्य में किया जा रहा है। ठीक है, याद रखें, जरूरी है। तो ये जो उत्सव हुआ आपका, ये 15 से 17 जनवरी 2021 के मध्य किया गया। अब बात हो रही बाबू बिहार की, तो ध्यान रखें कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? नीतीश कुमार। गवर्नर कौन है? फागू चौहान। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में चर्चित भारतीय सेना ने किस कंपनी के साथ हाई एल्टीट्यूड ड्रोन्स खरीदने के लिए अनुबंध किया है? एल्टीट्यूड ड्रोन्स मतलब हाई एल्टीट्यूड ड्रोन्स मतलब क्या है? यानी कि बहुत ही ज्यादा अधिक ऊंचाई पर ये ड्रोन्स उड़ सके। उसके लिए भारतीय सेना ने इस कंपनी के साथ अनुबंध किया है। कौन सी कंपनी है आपकी? आइडिया फोर्स। क्या नाम है इसका? आइडिया फोर्स इस कंपनी का नाम है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। यह अनुबंध भारतीय सेना ने 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर का किया है। कितना? 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ये अनुबंध किया है। अच्छा, किसके साथ किया है? या फिर ये आइडिया फोर्स कहाँ की कंपनी है? तो आइडिया फोर्स आईआईटी बॉम्बे के पूर्व छात्रों द्वारा स्थापित किया गया एक स्टार्टअप है। ठीक है, तो देख रहे हैं आप, आईआईटी के छात्रों के द्वारा स्थापित किया गया यह एक स्टार्टअप है, और इनके स्टार्टअप को कितनी अच्छी राशि मिली है। ठीक है, यानी कि इन्होंने इनोवेटिव तरीके से ड्रोन्स को बनाया और भारतीय सेना ने उसके लिए अनुबंध कर लिया 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर के इसके साथ। ठीक है, इन ड्रोन्स का उपयोग निगरानी कार्यों में किया जाता है। ठीक है, भारतीय सेना के द्वारा इनका निगरानी कार्यों में इनका उपयोग किया जाएगा। अब बात हो रही है भारतीय सेना की। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस इससे बनते हैं, जैसे कि अभी 15 जनवरी को क्या मनाया गया आपका? भारतीय सेना दिवस मनाया गया। ठीक है, वर्तमान में भारतीय सेना अध्यक्ष कौन है? थल सेना अध्यक्ष एमएम नरावणे है। ठीक है, हाँ, इससे अच्छा ड्रोन से संबंधित आपका एक टर्म और निकल के आता है। ऑप्शन बी देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है यूएवी। इसका क्या मतलब होता है? ये भी एक तरह से ड्रोन्स को ही कहा जाता है यूएवी। क्या मतलब है? अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ठीक है, ये फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। क्या है? अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ठीक है, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। ठीक है, आपका एक लाइक एक शेयर हमें मोटिवेट करता है लगातार बेहतर से बेहतर आप लोगों के लिए काम करते रहने के लिए। ठीक है, तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। हाल ही में चर्चित विस्टा डोम कोच का निर्माण कहाँ किया गया? ठीक है, अभी ये अचानक से चर्चा में आ गया। ये कोच नाम दिया गया है इनको विस्टा डोम कोच। तो इनका जो निर्माण है वो कहाँ किया गया? तमिलनाडु के इस तमिलनाडु में स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में इनका निर्माण किया गया। तो जवाब आपको पता चल गया, ऑप्शन ए तमिलनाडु। कौन सी फैक्ट्री? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में इनका निर्माण किया गया। अब बात कर लेते हैं इन कोच की विशेषताओं के बारे में। ऐसा क्या है जो इनके बारे में बात हो रही है? तो भारतीय रेलवे द्वारा निर्मित इन नए और अत्याधुनिक कोचेज में हवाई जहाजों के समान फोल्डेबल स्नैक टेबल। स्नैक यानी कि नाश्ता, जो हम नाश्ता खाते हैं। ठीक है, स्नैक सांप वाला नहीं है, ये स्नैक्स है, यानी कि जो हम नाश्ता करते हैं। ठीक है, तो फोल्डेबल स्नैक टेबल हैं, और साथ ही इनमें ब्रेल भाषा में सीट नंबर है। ब्रेल भाषा में, ठीक है ना, जिससे कि नेत्रहीन व्यक्ति को पढ़ने में मदद मिल सके। ठीक है ना, तो ब्रेल भाषा में सीट नंबर है। इस पर डिजिटल डिस्प्ले स्क्रीन तथा स्पीकर के साथ इंटीग्रेटेड इन बिल्ट इंटरटेनमेंट सिस्टम भी शामिल है। मुख्य विशेषता यह है कि इसमें यात्रा के दौरान आसपास के माहौल का लुत्फ उठाने के लिए खिड़कियों के साथ ऑब्जर्वेशन लाउंज भी बनाया गया है। यानी कि इसमें जो खिड़कियां होंगी, बड़ी बड़ी खिड़कियां होंगी, यानी कि जब आप इन ट्रेन में बैठ के ट्रैवल करें या फिर किसी ऐसी जगह पर जाएं जो एक पर्यटन स्थल है, तो आप आसपास के नज़ारे को बहुत अच्छी तरीके से उसका आनंद ले सकें, उसको पूरी तरह से देख सकें। ठीक है, अच्छा, ये विस्टाडोम कोच कहाँ चलाए जाएंगे? तो मैंने एक कल क्वेश्चन कवर किया था। क्या कवर किया था? कि मैंने बताया था कि केवड़िया के लिए, ठीक है, केवड़िया के लिए आपका एक प्रकार की ट्रेन चलाई जा रही है। कौन सी? या फिर यूं कहें कि टोटल 8 ट्रेन चलाई जा रही हैं। उन ट्रेन को क्या मिला है? ग्रीन बिल्डिंग प्रमाण पत्र उनको मिला है। ठीक है, तो केवड़िया में क्या है आप सभी जानते हैं, या आपको पता होना चाहिए कि स्टैचू ऑफ यूनिटी है। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। कितनी ऊंची है? 182 मीटर। तो केवड़िया कहाँ है आपका? गुजरात, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में, नर्मदा नदी के किनारे स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी है। ठीक है, तो जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो किस जगह पर है?
केवड़िया में है। ठीक है, केवड़िया कहाँ पड़ता है आपका? नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो याद रखें ये ट्रेनें ये चलेंगी कहाँ पर? वहीं केवड़िया के लिए चलेंगी। ठीक है, हाँ, तो ऐसा पहली बार हुआ है भारतीय रेलवे के इतिहास में, ऐसा पहली बार है कि देश भर की 8 ट्रेनों को एक गंतव्य के साथ जोड़ा जाएगा। ठीक है, देश भर की 8 ट्रेनों को एक गंतव्य के साथ जोड़ा जाएगा और कहाँ जाएंगे? केवड़िया। ठीक है, तो आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। अभी भी आपके मन में अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है, कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम फेसबुक का पेज आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाइए। आप किसी टॉपिक को डिस्कस करना चाहते हैं तो बिना किसी एजिटेशन के आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है बाबू, चलिए 7वां क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस देश ने 14 साल बाद पहले राष्ट्रपति चुनाव होंगे? तो किस देश में 14 साल बाद पहले राष्ट्रीय चुनाव होंगे? तो यह देश है आपका फिलिस्तीन। कौन सा देश है? फिलिस्तीन। ऑप्शन डी इसका सही होगा। अभी हम देखेंगे मैप में आपका फिलिस्तीन आखिरकार कहां पर पड़ता है। ठीक है, हाँ, तो जो फिलिस्तीन है आपका, इसमें एक ही साथ 3 चुनाव होंगे। कौन कौन से चुनाव होंगे आपके? संसदीय चुनाव होंगे, ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति चुनाव होंगे, ठीक है, और कौन से होंगे? राष्ट्रीय परिषद के चुनाव होंगे। ठीक है, जो आखिरी बार चुनाव हुए थे वो 1996 में हुए थे। जो वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं यहाँ के, महमूद अब्बास हैं। ठीक है, महमूद अब्बास यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, लेकिन अब राष्ट्रीय चुनाव होंगे कितने? 14 साल बाद चुनाव होंगे और इन 3 पदों के लिए, या फिर यूं कहें कि ये 3 प्रमुख चुनाव होंगे। चलिए अब मैप में देख लेते हैं आपका फिलिस्तीन किस जगह पर पड़ता है। ठीक है, तो जैसे ही आप खोलते हैं अपना गूगल मैप और वहां पर देखते हैं, ठीक है, अगर गूगल मैप, अगर आपके पास मैप की बुक नहीं है तो आप गूगल मैप का यूज कर सकते हैं। अगर बुक है तो आप बुक में देख सकते हैं। देखिए, जैसे ही आप गूगल मैप में सर्च करते हैं, सर्च बॉक्स में, मैंने बता दिया आपको, बार बार बताता रहता हूँ कि आप कहाँ पर सर्च करेंगे। यहाँ पर ये सर्च बॉक्स है। जैसे ही आप यहाँ पर पैलेस्टाइन लिखेंगे, ठीक है, फिलिस्तीन को इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है? पैलेस्टाइन लिखेंगे, तो आपके सामने ऐसा कुछ मैप खुल करके आ जाएगा। देखिए मैं इसको छोटा करता हूँ, पहले जूम आउट करता हूँ। ठीक है, तो ये है आपका कहाँ? ये है भारत। यहाँ पर लिखा हुआ यू आर हियर। फिर उसके बाद पश्चिम जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इस हिस्से को, ठीक है, जहाँ पर मैं जूम कर रहा हूँ, आपको जूम करना है कौन से हिस्से को? इजराइल वाले हिस्से को। ठीक है, जब आप इसको जूम करते करते चले जाएंगे तो यहाँ पर आपको कहीं पर भी, हालांकि सीधे तौर पर आपको कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा इस टाइम, लेकिन मैं बता देता हूँ कैसे है आपका पैलेस्टाइन। तो पैलेस्टाइन आपका है, फिलिस्तीन आपका 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक कहते हैं गाजा स्ट्रिप या गाजा पट्टी कहते हैं, और एक को कहते हैं वेस्ट बैंक। देखिए यहाँ पर आपको दोनों नाम दिख रहे हैं। ये है आपका गाजा स्ट्रिप और ये है आपका वेस्ट बैंक। इन दोनों को इससे मिला करके आपका बनता है फिलिस्तीन। ठीक है, तो ये जो डॉटेड लाइन है, दिख रहे हैं आप, ये डॉटेड लाइन है आपकी, ये है गाजा स्ट्रिप। और वेस्ट बैंक कहाँ है? देखिए ये डॉटेड लाइन से वेस्ट बैंक आपका इधर है, ऐसे घिरा हुआ है। ठीक है, हाँ, जब आप मैप में देखेंगे तो आसानी से आपको दिख जाएगा। तो इनको मिला करके कहा जाता है फिलिस्तीन। ठीक है, इसलिए आपको मैप देखना जरूरी हो जाता है कभी कभी, तभी आप जान पाएंगे कि आखिरकार वास्तविक लोकेशन क्या है। ठीक है, चलिए आई होप समझ में आ गई होगी मेरी बात। कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो देखिए 7वां क्वेश्चन जवाब पता चल गया आपको कौन सा? फिलिस्तीन। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई संधि छोड़ने की, यहां पर की होना चाहिए, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई संधि छोड़ने की घोषणा की है? तो ये देश है आपका रूस। ऑप्शन ए आपका सही होगा। ये संधि क्या है? ओपन स्काई संधि क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इस संधि को 1995 में लाया गया या लगाया गया। ठीक है, कब? 1995 में, और इसे 2002 में प्रभावी कर दिया गया। यानी कि 1995 में ऐसी बात हुई कि इसको लाया जाए और 2002 में इसको लागू कर दिया गया। यह संधि आपकी प्रभावी हो गई। इस संधि के तहत एक सदस्य राज्य, ध्यान से सुनिएगा, एक सदस्य राज्य मेजबान राष्ट्र के किसी भी हिस्से पर उसकी सहमति से जासूसी कर सकता है। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा क्या है? एक देश 72 घंटे पहले नोटिस देने के बाद और 24 घंटे पहले अपनी सटीक उड़ान पथ का साझा करने के बाद, ठीक है, उड़ान पथ साझा करने के बाद मेजबान राज्य
की हवाई इमेजिंग कर सकता है। ठीक है? यानी कि आप किसी भी राज्य का, अगर आप इस ट्रीटी का सदस्य हैं और आप किसी राज्य की जासूसी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और आप किसी देश के जो इस संधि के तहत अगर आप इस संधि को साइन करते हैं और इस संधि के तहत आते हैं, तो आप किसी भी देश के जो हवाई जहाज उड़ते हैं आप उनकी लोकेशन भी जान सकते हैं नोटिस देने के 18 घंटे बाद। ठीक है ना? हाँ, 18 घंटे के बाद आपको परमिशन दे, सॉरी 18 घंटे नहीं, 72 घंटे के पहले आपको नोटिस देना होगा, फिर आपको इजाज़त मिल जाएगी। तो उसकी आप इमेजिंग कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में और लेते हैं कल के क्वेश्चन का जवाब। आज 8 ही क्वेश्चन थे आज के वीडियो में। हाल ही में चर्चित एक बार फिर से गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि में बदलाव किया गया है। अब किस देश के मुख्य अतिथि होंगे, ये मैंने आपसे सवाल पूछा था। तो अब किसी भी देश का मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस में शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही होगा, कोई नहीं शामिल हो रहा है। इस बार जो शामिल हो रहा है बस वो केवल वो शामिल हो रहा है, कौन कौन शामिल हो रहा है? बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी शामिल हो रही है गणतंत्र दिवस की परेड में। ठीक है, मुख्य अतिथि के तौर पर कोई भी शामिल नहीं हो रहा है, ध्यान रखना इस बात को। अब ले लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से जो भी आपको ऑप्शन करेक्ट लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर से बताइएगा। आपके मन में कोई सजेशंस है, कोई सुझाव है तो आप भी वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमें आप फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कोई सवाल पूछ सकते हैं, किसी टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं, जिन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।